ग्रेट। भुलवा भुलवा के पहले खिया वाली तो खाल वाली मक्खी छोटी से सब लोग कोई रह गया है? पढ़ा रहे हैं, लेट हो गया आधा घंटा। ब्रश म्यूट करो, कौन बात कर रहा है अपनी तरफ से? ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट था स्मॉल फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपिस आर पास थ्रू द नेजल कैविटी एंड इनटू द साइनस। एक वायर टाइप होता है, वो नेजल कैविटी के थ्रू साइनस तक पहुंचाया जाता है टू क्लीन अप करने के लिए वहां से, ठीक है ना। तो ये दूसरी एक सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। इट अलाउ द डायरेक्ट विजुअल। इससे क्या होता है कि ये वायर के थ्रू वहां पे टिनी कैमरा पहुंच गया, वहां से बाहर मॉनिटर या कंप्यूटर पर डायरेक्ट अंदर की जो साइनस की सिचुएशंस है वो अपन विजुअल कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब देख सकते हैं। तो इसमें लिखा भी हुआ है इट अलाउ द डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द साइनस इन द ऑर्डर टू रिमूव डिजीज टिश्यू एंड एनलार्ज साइनस ऑस्टिया। कौन से वाले साइनस में इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, कौन से वाले में स्वेलिंग है, ये डायरेक्ट विजुअलाइजेशन किया जा सकता है। किसके? स्मॉल फाइब्रोटिक एंडोस्कोप। एंडोस्कोप में एक छोटा सा कैमरा रहता है, वो नेजल कैविटी के थ्रू साइनस तक पहुंचा दिया जाता है। अभी पूछोगे कैसे पहुंचाएगा, तो प्रोसीजर करना के वो दिखाना लैपटॉप पे तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यूट्यूब पे देखोगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है आपकी वो आ जाती है, ये ऐड आ गया इसमें, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक है। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड नेजल ब्लीडिंग, पेन। अगर जो टेनी कैमरा या एंडोस्कोपिक परफॉर्म करेंगे पेशेंट के ऊपर, तो उसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं। तो पॉसिबली कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड नेजल ब्लीडिंग, नाक से या नोज से ब्लीड हो सकता है, पेन तो होगा ही, स्कार फॉर्मेशन भी हो सकता है। आफ्टर फ्रेश नेजल पैकिंग में बी इंसर्ट टू मिनिमाइज नेजल ब्लीडिंग, ठीक है। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी तुम्हारे यहाँ पर है। कैसे एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी अपन कर सकते हैं? नोज के थ्रू इंसर्ट करके उसको वहां से उसको फ्रंटल साइनस को क्लियर किया जा सकता है। स्क्रीन पर है, देख लो। उसके बाद है एक्सटर्नल स्पेरोडेक्टोमी। डेक्टोमी एक्टोमी बात नहीं करनी है जो प्लीज बीच में आवाज मत कीजिए। लेकर थे म्यूट कर लो अपनी तरफ से, कोई नहीं मान रहा है तो, ठीक है। इट इज ए सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म टू रिमूव डिजीज म्यूकोसाइल स्पेनोल टू एथिमोड साइनस। इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं हो रही कुछ लोगों को? जो ऊपर से तो नहीं जा रहा सर के से है? नहीं सर, बस नहीं जा रहा, ठीक है। External sphenoid ethmoidectomy, it is a surgical procedure performed to remove diseased mucosa from the sphenoidal or the ethmoid sinus. A small incision छोटा सा कट लगाया जाएगा जहां बेड ओवर द एथिमोड साइनस के ऊपर ऑन द लेटरल नेजल ब्रिज, ऑन द जो नेजल का ब्रिज होता है, नोज की सिचुएशन एनाटॉमी देखोगे समझ में आएगा। द डिजीज म्यूकोसा इज रिमूव। वहां पर जो एथिमोड साइनस में म्यूकोसा
प्रेजेंट है उसको वहां से हटा दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, देख लो कैसे कैसे सर्जरी करें। ये एक्सटर्नल स्पेनोएथिमोइडेक्टोमी, ठीक है, एथिमोइड या एथिमोइड जो साइनस है वहां पर इन्फ्लामेशन हुआ और सर्जरी के लायक सीवियर कंडीशन हुई तो ऐसे कट करके वहां से उसको ठीक किया जाता है या म्यूकोसा को रिमूव किया जाता है। ये हो गया। अब आ जाओ नर्सिंग मैनेजमेंट पे डायरेक्ट। नर्सिंग मैनेजमेंट लिख लो आराम से प्यार से, क्या क्या होता है। हर बीमारी में लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे क्वेश्चन पेपर में जाओगे तो अप्लाई वार्म कंप्रेस इन द साइनस एरिया। कोई वार्म कपड़ा लेके या कॉटन से मतलब सिकाई की जाती है साइनस एरिया पे। अब मैं कुछ लोगों से पूछूंगा ना कि साइनस कहाँ होता है तो वो बता नहीं पाएंगे साइनस क्या है यहाँ पे। और अभी तक किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया या चैट पे यहाँ पे मैसेज नहीं छोड़ा कि क्या पढ़ा रहे हो, किया है कि किसी ने, देख लूं। सर आपसे बात करनी है, बात कर लो, बात ही तो कर रहे हैं अपन। बताओ क्या बात करनी है। कौन है ये? रियलमी RMX347 टू एवरीवन नहीं, इसको कैसे कर सकते हैं? बात करनी है कॉल कर लेना। नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है? अप्लाई बार्म कंप्रेस इन द साइनस एरिया, सिकाई करना साइनस एरिया की जहां भी इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ज्यादा तक पानी पीना या जो तरल पदार्थ है उनको ज्यादा इनटेक करना। एजुकेट द पेशेंट टू अवॉइड कोल्ड एनवायरमेंट। एजुकेट मतलब जो मरीज है उसको बताना या समझाना कि ठंडे माहौल से दूर रहना है, ठंडे वातावरण से दूर रहना है। प्रमोट गुड ओरल हाइजीन। हाइजीन का मतलब क्या है? स्वच्छ सफाई, ठीक है ना, जो टीवी में भी तुम ऐड वगैरह देखते रहते हो। ओरल मतलब माउथ से रिलेटेड या मुंह से संबंधित हाइजीन हो चाहिए, साफ सफाई, जैसे पेस्ट वगैरह, वो सारी चीजें। ठीक है, प्रमोट गुड ओरल हाइजीन, ये भी एक ही चीज। अवॉइड स्मोकिंग, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अवॉइड ब्लोइंग नोज, ज्यादातर जो कहते हैं कि जो क्लीनिंग नोज होती है वो नहीं करना चाहिए। इजी जितना हो सके वो ज्यादा बेहतर है, बार बार नहीं होना चाहिए। इसके बाद है आपका नर्सिंग मैनेजर फॉर द फर्स्ट 24 आवर, पहले 24 घंटे में साइनस सर्जरी के ऑब्जर्व, ये देखना पड़ेगा कि जो पेशेंट है वो उसके नोज से ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, ऑर्बिटल और फेस में फेशियल इडिमा तो नहीं है, सूजन तो नहीं है उसके चेहरे पर, नोज से ब्लीडिंग तो नहीं है, सांस लेने में उसको कोई तकलीफ या दिक्कत तो नहीं हो रही। ये सारी चीजें अपन को देखनी पड़ेंगी नर्सिंग मैनेजमेंट में। अगर उस पेशेंट की सर्जरी हुई है तो मतलब पेशेंट को बताना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है एक्सप्लेन द क्लाइंट टू एंगेज इन द मिनिमल फिजिकल एक्सरसाइज, अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटी। ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज ना करे जिससे उस पर लोड पड़े कुछ दिन तक, ये समझाना पड़ेगा। पेशेंट को बताना पड़ेगा कि छींक जब लेता है, इसमें लिखा है टीच द क्लाइंट टू स्नीज ओनली विद द माउथ ओपन। छींक जो लेता है वो मुंह खोल के लेनी है, ठीक है ना। अगर मुंह बंद करके लेगा तो उसका जो छींक का प्रेशर है वो साइनस पे जाएगा और वहां से फिर वो इन्फ्लामेशन होने की या दोबारा से होने के चांसेस रहेंगे। देन फिर आती है नेजल सलाइन स्प्रे मे बी स्टार्टेड 3 to 5 days आफ्टर द सर्जरी टू मॉइस्चर एंड मॉइस्ट द म्यूकोसा। जो म्यूकोसा को सुखाने के लिए नेजल सलाइन स्प्रे भी कर सकते हैं सर्जरी के 3 से 5 दिन के बाद। सर्जरी जैसे आज हुई उसके 3 से 5 दिन के बाद नेजल म्यूकोसा को सोखने के लिए, सुखाने के लिए ये नेजल सलाइन स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ए नेजल ड्रिप पैड इज टैप्ड व्हेन इज द नियर टू ऑब्जर्व ड्रेनेज आफ्टर द नेजल एंड साइनस सर्जरी। ये नेजल ड्रिप पैड मतलब क्या है कि जो जो सीक्रेशंस आउट हो रहा है उसको सोखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एक नेजल ड्रिप पैड वहां पर लगा देंगे सर्जरी के बाद में, जिससे कि वो और कहीं सर्कुलेट ना हो, इस वजह से। ये भी नर्सों का ही काम है। अब नर्सिंग डायग्नोस्टिक रिस्क फैक्टर, ये तो तुम्हारे मतलब के है नहीं। कॉम्प्लिकेशंस भी लिखना चाहो तो स्क्रीन से लिख लो।
कॉम्प्लिकेशंस मतलब क्या है कि अगर साइनस हुआ और साइनस होने के बाद उसका इलाज चल रहा है लंबे वक्त तक, तो ऐसी और क्या क्या चीज है जो साइनस होने की वजह से और भी बीमारी हो सकती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है पेनसाइटिस। पेनसाइटिस एक बीमारी होती है, वो हो सकती है। मिडिल ईयर इन्फेक्शन, ठीक है ना, हमारा जो कान है, क्योंकि ENT एक शब्द सुना हुआ, ENT जो हॉस्पिटल में जॉब करते होंगे उनको तो पता हुआ ENT क्या है। ENT मीन्स क्या है, कोई बताएगा क्या? मैसेज कर दे, मैसेज कोई भी लिख के। चलो मैं बता देता हूँ। ईयर, नोज इन थ्रोट, ठीक है ना। तो मिडिल ईयर इन्फेक्शन जो है, किसी ने कुछ ड्रॉ किया है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन हो जाएगा। कान के कई इन्फेक्शन होते हैं, आउटर ईयर इन्फेक्शन, मिडिल ईयर इन्फेक्शन, ठीक है, और इनर ईयर इन्फेक्शन। वैसे दिखने में हमारे कान 2 होते हैं, लेकिन एनाटॉमी में जब आप पढ़ोगे तो कान जो है वो 3 मिलेंगे आप, ठीक है ना। और 3 कानों में इन्फेक्शन होना वो अलग अलग चीजें दर्शाता है। ये किसी ने पेनसाइनोसाइटिस पे अंडरलाइन किया है कि ये क्या होता है ऐसे, तो मैं बता दूं कि पेनसाइनोसाइटिस जो है वो एक बीमारी है। इट इज एन इन्फेक्शन व्हाट द डॉक्टर कॉल्ड साइनोसाइटिस। एक या एक से ज्यादा, सॉरी, एक से अधिक जो साइनस हैं उनमें अगर इन्फ्लामेशन होता है तो पेनसाइनोसाइटिस बोलते हैं उसको, ठीक है ना, जिसको पैरानेजल साइनोसाइटिस भी बोलते हैं, जो पहले पढ़ा था, वो एक ही चीज है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अगर एक साइनस में इन्फेक्शन हुआ, सपोज दैट एथिमॉइड या फ्रंटल में किसी एक में हुआ, तो वो अगर क्योर नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो वो धीरे धीरे दूसरे साइनस को कवर करेगा, उसके बाद तीसरे को करेगा, फिर चौथे को भी कर सकता है अगर टाइम पे उसका ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ऐसी सिचुएशंस को पेनसाइनोसाइटिस या पैरानेजल साइनोसाइटिस कहा जाता है। मिडिल ईयर इन्फेक्शन, अगर साइनोसाइटिस को ठीक नहीं किया तो बाय द इस्चियन ट्यूब वो जो इन्फेक्शन है वो डायरेक्ट आपका मिडिल ईयर तक पहुंच सकता है, ठीक है, कान में भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। इसके बाद फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस एंड ट्रैकियोब्रोंकाइटिस। लैरिंग्स और फेरिंग्स होते हैं गले में, ठीक है ना, उनमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। और ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, ट्रैकिया होता है, उसमें भी जो ट्रैकिया होता है श्वसन नली, ठीक है ना, उसमें हो सकता है। उसके बाद ब्रोंकाइटिस, ट्रैकिया और ईसोफेगस 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 पाइप होते हैं, एक से खाना जाता है अंदर पेट तक और एक से सांस जाती है लंग्स तक, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ब्रोंकाइटिस होता है वो भी इसी में लंग्स का ही पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके बाद है पर ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल सेलुसाइटिस, ये एक बार देखना पड़ेगा। इसके बाद ओस्टियोमाइलिटिस ऑफ द एक्जिला, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ओस्टियोमाइलिटिस हड्डियों से संबंधित है, मतलब हमारा जो एक्जिला है ये, इस पार्ट में ओस्टियोमाइलिटिस बोन्स में इन्फेक्शन हो सकता है। एग्रीवेशन ऑफ द अस्थमा, म्यूकोसल एंड पॉलीसीलिया, ये कॉम्प्लिकेशंस हो गए। और कॉम्प्लिकेशंस के बाद ही आई थिंक ये डिजीज खत्म हो गई, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। ये पेरीऑर्बिटल साइनोसाइटिस जो अभी नहीं समझ में आ रहा था वो ये है, पेरीऑर्बिटल सेलुसाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द आईलिड एंड एरिया अराउंड द आईड, ठीक है ना। ये जो स्वेलिंग है ये पेरीऑर्बिटल सेलुसाइटिस के नाम से जानी जाती है, या इन्फेक्शन जाना जाता है। इसके बाद ऑर्बिटल सेलुसाइटिस एन इन्फ्लामेशन ऑफ द आईबॉल एंड टिश्यू अराउंड इट। ये हो गया ओस्टियोमाइलिटिस, जौ की हड्डियां कमजोर हो जाना जिससे कि टूटने में या चने चबाने में दिक्कत होती है। तो हो गया म्यूकोसल इज द फॉर्मेट इंगेज ऑफ द ड्रेनेज ऑफ द म्यूकस, वन ऑफ द पैरानेजल साइनस बिकम ब्लॉकेज बाय द ऑब्स्ट्रक्शन। अगर वो साइनस को क्योर नहीं किया या वहां पे म्यूकोसा को रिमूव कहीं नहीं किया तो उस सिचुएशन में ब्लॉक हो जाएगा, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। और थैंक यू क्लास लेने के लिए। आज आए करीब 15, कल सभी लोगों को बोलो कि और जितने ज्यादा हो सके यहाँ पे पढ़ लें। आज समझ में नहीं आया होगा या पूरा नहीं आया होगा, तो इसके लिए यह है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो
कौन कौन से ऑर्गन इसमें होते हैं उसकी एनाटॉमी एक बार पढ़ लेना, यूट्यूब पे जल्दी से उसको प्ले करके देख लेना जब भी टाइम मिले शाम तक। कल नेक्स्ट क्लास लेंगे, जो भी डिजीज होगी उसको कल बता दें, ठीक है। ओके। यस सर।